हुकूमत और अवाम के लिए अच्छी और अपोजिशन के लिए बुरी खबरों का सिलसिला जारी है। महंगाई बढ़ने की शरह मुसलसल कम हो रही है और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में ठहराव आ चुका है। हुकूमती काविशों से मईशत मुस्तहकम हो गई है और बानी पीटीआई की अपील के बावजूद तरसीलात ज़र की रिकॉर्ड आमद का सिलसिला भी जारी है। दहशतगर्द कार्रवाइयों के जरिए साजिशें हो रही हैं, मगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के भरपूर जवाब से दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिल गए हैं और मुल्क की तरक्की का सफ़र जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मुसलसल इस्लाहात ला रहे हैं और ख़ुसूसी इक़दामात भी उठा रहे हैं। और इसी सिलसिले की सबसे बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब अदालतों ने बैंकों की इजाफी आमदन पर टैक्स के हवाले से जारी स्टे ऑर्डर खारिज कर दिए और गुज़श्ता एक माह में कौमी ख़जाने को 34.5 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ। वज़ीर आज़म ने बैंक्स की इजाफी आमदन यानी विंडफॉल आमदन पर लगाए गए टैक्स के हुक्म इम्तना के मुकदमात का नोटिस लेते हुए वज़ीर क़ानून, वज़ीर ख़जाना, अटॉर्नी जनरल और चेयरमैन FBI को इन मुकदमात की पैरवी के लिए बेहतरीन टीम तश्कील देने की हिदायत की थी। गुज़श्ता एक माह में टीम की काविशों की बदौलत पहले सिंध हाई कोर्ट के फैसलों से 23 अरब रुपये, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों से 11.5 अरब रुपये रिकवर किए गए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने FBI की जानिब से 34.5 अरब रुपए की रिकवरी पर मुतल्लिका वज़रा और अफसरान की पज़ीराई करते हुए मुस्तक़िल निज़ाम की तश्कील के लिए लाहे अमल भी तलब कर लिया है। दूसरी तरफ अपोजिशन के लिए बुरी खबरों का सिलसिला जारी है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक इंसाफ की एक नहीं चल रही है। हुकूमत मुखालिफ ग्रैंड अलायंस बनाया तो उस इत्तेहाद के सबसे बड़े स्टेक होल्डर मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ खड़े होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। उल्टा दावा कर रहे हैं कि उनकी तहरीक सिर्फ वफाकी हुकूमत ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ भी है। जी हाँ, तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के मैंडेट को जाली करार दे दिया है। मौलाना के मुताबिक सूबाई सतह पर भी इंतखाबात को मैनेज किया गया था और खैबर पख्तूनख्वा में भी PTI का मैंडेट अवामी नहीं बल्कि एक बनाया हुआ मैंडेट है। सोशल मीडिया पर जारी मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम में भी होशरुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं। JIT तहरीक इंसाफ के अफराद से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के हवाले से तहकीकात कर रही है और दौरान तफ्तीश जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को शवाहिद मिले हैं कि जी सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के हवाले से तहरीक इंसाफ बतौर जमात मुलव्वस है। दौरान तफ्तीश JIT ने PTI के अफराद से जो इश्तियाल अंगेज़ मवाद जमा किया है वो PTI क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और प्रोपेगेंडा का मुँह बोलता सबूत है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में PTI क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलव्वस पाए गए। JIT ने मफरूर और गैर हाजिर अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश करती है। JIT ज़राए दावा कर रहे हैं कि ये रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा अंदरून मुल्क और ऑफशोर अकाउंट्स के हैंडलर्स के जरिए किया जा रहा है और इस प्रोपेगेंडा मुहिम की माली मदद गैर मुल्की लॉबीज़ और PTI क़यादत के जरिए की जा रही है। JIT की फाइंडिंग के मुताबिक गैर मुल्की लॉबीज़ PTI क़यादत के साथ मिलकर इस प्रोपेगेंडा मुहिम को कंट्रोल भी कर रही है। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने भी गवाही दी है कि तहरीक इंसाफ के तीनों बड़े अकाउंट्स बानी PTI के कंट्रोल में हैं और वो अपने पैगामात अलीमा खान के जरिए बैरून मुल्क टीम को भिजवाते हैं। इन तीनों अकाउंट्स में बानी PTI का अपना और पार्टी के 2 ऑफिशियल अकाउंट्स शामिल हैं। अलीमा खान की गवाही के बाद अब बानी PTI ये क्लेम भी नहीं कर सकेंगे कि वो जेल में थे और उनके अकाउंट्स पर रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने में उनका कोई किरदार नहीं था। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और आज सीधी बात जोन में जो पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उनमें शामिल हैं जी मुस्लिम लीग नून के वज़ीर हैं खेलदास कोहिस्तानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा साथ दे रही हैं जी वेरी ऑनरेबल शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वार्म वेलकम मैडम। और मेरा साथ दे रही हैं जी सेनेटर फलकनाज साहिबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद शो के अंदर। शो का आगाज़ मैं चाहती तो थी कि हम हमेशा की तरह PTI से करें, लेकिन चलें हुकूमत से कर लेते हैं। हुकूमत को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी। खेलदास साहब, काम करने वाला वज़ीर आज़म आया है तो डेफिनेटली कौम के ख़जाने में पैसे भी आ गए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि मईशत को आपने किसी न किसी तरह संभाल लिया। लेकिन सर, अगर मैं आपसे बात करूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो इस वक्त आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी और तगड़ी अपोजिशन है, उसको आपने किस तरह से संभालना है? क्योंकि जो प्लानिंग चल रही है, जिस तरह से एक अपोजिशन का बड़ा ब्लॉक बनाने की तैयारी हो रही है ताकि एक बड़ा ब्लॉक बन जाए, उसके बाद स्ट्रीट पावर के जरिए वो हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर सके, और ये सब कुछ ईद के बाद होना है सर, इसको काउंटर करने के लिए आपने कुछ सोचा? बिनेश, पहले जिस तरह आपने इंट्रो में भी फरमाया, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ये फर्स्ट प्रायोरिटी थी
جو ہم نے 16 ماہ کی حکومت کی تھی اور ان کے پونے 4 سال کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، اس کو بچایا، اور یہ نعرہ لگایا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہ سیاست کے بجائے ریاست کو ترجیح دیتا ہوں، اور انہوں نے ریاست کو جو ترجیح تھی، اور میں سمجھتا ہوں جو سیاست ہے، جو عارضی طور پہ ہمارا سیاسی نقصان ضرور ہوا، مگر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی، یا جس طرح اب آج ہم ڈٹ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے معیشت کو بھی ٹھیک کیا ہے، ہم نے شرح سود کو بھی کم کیا ہے، ہماری اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو گئی ہے، ہمارے پاس باہر سے سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے، تو جس طرح مہنگائی ختم ہو رہی ہے، مہنگائی پہ کنٹرول کیا گیا ہے۔ اب ہماری وزیر اعظم کی یہ ترجیح ہے کہ جو 2 وقت کی روٹی کے لیے جن کو نہیں ملتی اس ملک میں، لوگوں کو روزگار بھی ملے، لوگوں کو امپاور بھی کیا جائے۔ تو یہ ہمارا مقصد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی نیت اور ان کی کوششیں یہی ہے کہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے عوام کے مسائل کو ختم کیا جائے۔ بجلی کے مہنگے بل تھے، اور جو میں تو سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کی عوام کی، جب شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم حیثیت میں کہا کہ مشکل فیصلے یہ عوام پہ جو اس کو بوجھ اٹھانا ہوگا، تو پاکستان کی عوام نے وہ قربانی دی اور وہ بوجھ اٹھایا۔ مگر الحمدللہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کافی اچھے زون میں آ گئے ہیں، اور ان قربانیوں کو ہمیشہ یاد عوام کی اور حکومت کی کوششوں کو یاد کیا جائے گا۔ جو بات آپ کہہ رہی ہیں، دیکھیں اگر ملک کی معیشت ٹھیک ہے، عوام کے مسائل میں کمی آئے گی، تو نہ ان کو 2014 میں عوام کی طرف سے پذیرائی ملی تھی، نہ کل تک جو احتجاج یہ کرتے رہے، عوام کا کوئی ان کو نہیں۔ عام آدمی جو پاکستان کا ہے وہ روزگار چاہتا ہے، وہ سستی بجلی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں بہتری آئے، تو وہ کون لائے گا؟ وہ حکومت لائے گی۔ وہ ایسا مسیحا ہوگا جو جس طرح شہباز شریف صاحب نے اس ملک کو بحران سے نکالا، وہی لا سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کا احتجاج، اگر احتجاج جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، سیاست میں احتجاج اور یا اپوزیشن کے جو مخالفت ہے اس کو حکومت سر جھکا کے تسلیم کرتی ہے، مگر انتشار، ہجوم کی سیاست، فساد، جس طرح پہلے ہم نے اس کو نمٹا ہے اسی طرح نمٹیں گے۔ مگر ہمیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے زیرک سیاستدان اس ملک میں یا پارلیمنٹ میں ابھی بھی موجود ہیں، جس طرح انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں ایک بہترین کردار ادا کیا، اسی طرح وہ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں آئے، انہوں نے اپنی جو نقطہ نظر تھا اس میٹنگ میں پیش کیا۔ تمام جماعتوں نے سوائے ایک جماعت کے جو انتشار چاہتی ہے، سب جماعتوں نے اپنی اپنی وہاں پہ آگاہی بھی دی اور وہاں پہ اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ اسی طرح ہم دہشت گردی کا جو دوبارہ کے پی کے اور بلوچستان میں سر اٹھایا، اس کو بھی کچلیں گے قومی یکجہتی کے ساتھ۔ تو ہم یہ کہیں کہ پی ٹی آئی بالکل سیاست کرے مگر انتشار نہ پھیلائے، اور اگر ہماری حکومت کی پالیسیوں پہ وہ تنقید کرتے ہیں، ہم کھلے دل سے ان کو تسلیم بھی کریں گے اور ان کو سنیں گے بھی صحیح، ان کے معاملات کو بھی ایڈریس کریں گے، مگر یہ کسی کو اجازت ہم نہیں دیں گے کہ آپ جو ترقی کا جو سفر 2017 میں رکا تھا آپ کی وجہ سے، وہ آج اگر دوبارہ شروع ہوا ہے تو آپ ایک دفعہ پھر ملک کو اور قوم کو پیچھے چھوڑے، تو یہ ہم کرنے نہیں دیں گے۔ باقی کرتے رہیں، احتجاج بھی کرتے رہیں پرامن اگر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کانفرنس بھی انہوں نے کر لی، تو میں سمجھ رہا ہوں یہ ٹانگا پارٹیاں تو آپ نے سنی ہوگی بینش اس ملک میں، مگر ٹانگا الائنس آپ نے پہلا سنا ہے جس میں اتنے ہی لوگ کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے جو مقرر تھے اور وہ سننے والے بھی خود تھے۔ چلیے جی، فلک ناز صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ فلک صاحبہ، آئی نو کہ میں سوال تو آپ سے کچھ بھی کروں، آپ کھیلداس صاحب کو ضرور رپلائی کرنا چاہیں گی، اپ ٹو یو، لیکن سوال میرا تو آپ لے لیجئے، جو کہ پاکستان کے حوالے سے بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ حکومت چل پڑی ہے، پاکستان چل نکلا ہے، ترسیلات زر جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی کی شرح میں کمی ہو رہی ہے، انڈیکیٹرز بڑے اچھے ہمیں جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں۔ ایک ماہ میں قومی خزانے کو 34.5 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے۔ فلک ناز صاحبہ، فرق محسوس کر رہی ہیں کہ کام کرنے والا وزیر اعظم آیا ہے تو کیسے قومی خزانے کے اندر جو ہے پیسوں کی بارش ہونا شروع ہو گئی ہے؟ صاحب کی بات میں نے نہیں سنی، تو میرا ابھی میں نے جوائن کیا ہے۔ جہاں تک آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کام کرنے والے وزیر اعظم ہم نے آیا ہے، تو میں تو اس میں نفی میں جواب دوں گی۔ کیا کام کرنے والا وزیر اعظم آیا ہے؟ اس کے آنے سے دہشت گردی ملک میں دیکھے، کے پی کی حالت دیکھے اور بلوچستان کی حالت دیکھے، اور اس کا اور کوئی کام نہیں ہے، بس اپنے
बस सैर सपाटे करना। अभी ये लोग पूरे फैमिली जो उम्रे के लिए गए हैं, कौमी ख़जाने को जिस तरीके से बेतरीक़ तरीके से इन्होंने इस्तेमाल करके पूरे अपने ख़ानदान को लेके गए हैं। मुल्क में जो आप कह रहे हैं तरसीलात ज़र में या जो भी ख़जाने में, वो तो सबको पता है। जो महंगाई है, वो जो जिस तरह मसनूई तरीके से ये लोग महंगाई को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा नहीं ख़्याल कि महंगाई में ये जो जिस तरह इज़ाफ़ा हुआ है इनके आने से, वो तो सबको पता है। वो हम लोग रोज़मर्रा चीज़ें ख़रीदते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें होते हैं, आज जाए तो कल क़ीमत आसमान से बातें करते हैं। इसके अलावा इनके आने की वजह से जिस तरह दहशतगर्दी इस मुल्क में आई है, मेरे ख़्याल में वही 2021 से 2023 था, वो दौर था, वो पुरअमन दौर था जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौर था। इसके बाद जो हालत है मुल्क के, वो आप लोगों के सामने है। लेकिन थोड़ी बहुत जो काम हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में, पीटीआई की हुकूमत है जो अवाम की ताकत से आई है, वहाँ पर जो गरीबों को जो जिस तरीके से जो उनके दहलीज तक पहुँचा रहे हैं, ये जो अभी रमज़ान पैकेज 25 लाख जो गरीब लोगों को 10,000 का पैकेज जो दे रहे हैं, इसके अलावा सेहत कार्ड, इसके अलावा लंगर खाने, इसके अलावा जो हेल्थ इंश्योरेंस वाले कार्ड, ये सब कुछ दे रहे हैं। वही नज़र आ रहा है दहशतगर्दी के बावजूद भी सिर्फ केपी में हमें नज़र आ रहा है। इसके बावजूद बाकी पंजाब के तो सबके सामने इश्तिहारात की हद तक काम हो रहा है। तो मैं तो नहीं कहूँगी कि इनके आने से जो कि मुल्क में जो बेहतरी आई है। तो ये मेरा भाई जो बैठ के यहाँ पर बैठ के जो बातें कर रहा है कि दहशतगर्द जमात या ये जमात या वो जमात, सबको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसी जमात है, क्या है। इतना खिलवाड़ इस जमात के साथ करने के बावजूद भी आजकल शोहरत की बुलंदियों पे है। मेरा लीडर इमरान खान जो है, इस मुल्क में दहशतगर्दी अगर ख़त्म करने है, मुल्क में महंगाई ख़त्म करना है, तो बस उसका एक ही हाल है कि इमरान खान को जो है अडयाला जेल में जो है, वो ठीक जब है, तक बाहर नहीं ये बात निकल तो आए। क्लियर हो गई कि आपके लीडर बाहर आएंगे, वो किसी मनसब पर आएंगे तो तभी आपकी नज़र में मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे। नहीं, देखिए लेकिन देखिए सेनेटर साहब अलाउ करें, आप ही के साथ नहीं हूँ, नहीं, आप ही के साथ हूँ, आप तक ये फिनिश खबर नहीं मेरी पहुँची है कि कौमी फिनिश मेरी ख़जाने में बात। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि 34.5 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ है। और ये जो पैसे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब के पर्सनल अकाउंट में नहीं आए हैं, ये कौमी ख़जाने में आए हैं। इसके लिए तो मैं समझती हूँ कि आपको शहबाज शरीफ साहब, आप द मेरी सुप्रीम बात कोर्ट, सुनिए ना। द हाई कोर्ट, चाहे सिंध हाई कोर्ट हो, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, इन सब का आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, नहीं? देखिए जी, कौन सी किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप? जो बैंक्स ने टैक्स ना पे करने का एक स्टे ऑर्डर लिया हुआ था, उसको सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम हाई कोर्ट्स ने उस स्टे ऑर्डर को हटा दिया है और अब ये पैसे आए हैं कौमी खजाने के अंदर। आपको इतनी बड़ी खबर का नहीं मालूम? देखिए, जिस तरीके से ये लोग इस मुल्क को लूट रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग जो मिनिस्टर जो ये लोग लगा रहे हैं, मेरे ख्याल में इस तरह तो रोटियां भी नहीं बांटते हैं। जिस तरीके से इनको ये जो वजीर जो बना रहे हैं, जो जो इनके अहल नहीं है, जिस तरह वज़ुरा की तादाद इन्होंने बढ़ाए हैं, अब इन चीज़ों की बात करें। बाकी ये जो है कहते हैं कि खजाने को फायदा हुआ है, अगर खजाने को फायदा पहुंचता तो आम आवाम को फायदा पहुंच जाता। हम लोग रोजाना के ये जो खरीदारी कर रहे हैं, हमें पता है गरीब का जो जीना महाल हो गया है यहाँ। अलबत्ता ये लोग मजे लूट रहे हैं, ये लोग जो कौमी खजाने से जो उम्र के लिए जा रहे हैं और जिस तरह वज़रा की तादाद बढ़ाएं, उनकी तनख्वाह बढ़ाएं, उनकी मराद बढ़ाएं, इनके लिए तो फायदेमंद साबित हुआ है ये वजीर आजम। तो गरीब आवाम का क्या बनेगा, मैं उसकी बात वैसे कर रही वैसे वैसे फलक मेरी बहन, आपको तो आज मुबारकबाद देनी चाहिए थी खेलदास साहब को। पैसे तो इनके भी बड़े हैं, लोगों की तरक्की पे खुश होना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। हूँ। देखिए जी, जिस तरह मुल्क की हालत है और जिस तरह अब कल जो वाकया हुआ, आप उस पर बात करें ना। 23 मार्च को जो अवार्ड दिए गए हैं, कैसे लोगों को दिए हैं, बुग़्ज़ इमरान वालों को दिए गए हैं, जिन लोगों को जो ये कि जो ये अवार्ड जो आपको होता है। किसने कह दिया कि 23 मार्च को बुग़्ज़ इमरान वालों को अवार्ड दिए गए हैं? वो तो जिन्होंने कल आप कप्तान चप्पल बनाई है उनको भी अवार्ड मिला है। नहीं नहीं, मैं तो आपको अपडेट कर रही हूँ, जिन्होंने कप्तान चप्पल बनाई है उनको भी अवार्ड मिला है, 23 मार्च को ही मिला है। देखिए बिनी साहिबा, आपने खुद भी देखा होगा, एक मुल्क का सुप्रीम कमांडर जो होता है, कल उसके स्पीच आप लोगों ने देखा किस हालत में वो स्पीच कर रहे थे। ये जो जो बाइडेन
2 की तरफ हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, जिस तरह उसका स्पीच था, और वो एक सुप्रीम कमांडर है, एक एटमी क़ुव्वत है पाकिस्तान, और उसका जो सुप्रीम कमांडर इस तरह स्पीच करे, ये तो शर्म का मकाम है। और जिस तरह सहाफ़ियों को, जो लिफाफा सहाफ़ियों को जो अवार्ड दिए गए हैं, तो ये लोग, इस पे भी आप लोग ये बात वैसे करें। ठीक, मैं इस पे मैंने क्या कहना है इस पे, तो अभी मैं आपको शर्मिला से जवाब ले देती हूँ। ये जो आप एक नई टर्मिनोलॉजी लेके आए शर्मिला साहिबा, यहाँ से आगाज़ करें। आई नो यू वांट टू से अ लॉट एंड आई वुड रियली लाइक टू गिव यू द माइक एंड द फ्लोर इज ओपन फॉर यू। जो बाइडन 2 कह रहे हैं, तकरीर नहीं पसंद आई, अच्छी कर लेते ना आप लोग तकरीर, पीटीआई को पसंद आ जाती। जी जी शुक्रिया बीनिश। देखिए जी, बात ये है कि इस वक्त मुल्क के जो मजमूई हालात हैं, अभी मेरे भाई कोहस्तानी साहब ने तो जो सिनेरियो दिखाया है वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हर चीज़ अच्छी है और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न है। स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी आने का मतलब ये नहीं है कि मुल्क तरक्की कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं? इस पूरे मुल्क में 24-25 करोड़ के अवाम में मुश्किल से कोई 3 लाख लोग होंगे जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। इसी तरीके से आप ये देखिए कि इस मुल्क के अंदर जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर टैक्स का बोझ डाल दिया जाता है। और इस वक्त जब मैं बात कर रही हूँ तो जो तनख्वाहदार तबका है दैट इज़ द 3rd लार्जेस्ट टैक्स पेयर इन द कंट्री। ताजरों से, दुकानदारों से, होलसेलर से, रिटेलर से ज़्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबका दे रहा है। और ये वो तनख्वाहदार तबका है जो टैक्स देने के बावजूद अपने बच्चों को मयारी स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा, जो बिजली की बिलें नहीं दे पा रहा, गैस उनके घर में आ नहीं रही है, पेट्रोल पे वो टैक्स दे रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पे वो टैक्स दे रहे हैं, और उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम रह गई है टैक्स देने के बाद इतनी कम रह गई है कि वो अपना गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कहीं पर किसी किस्म की बेनिश कोई सुनवाई नहीं है। इसी तरीके से हम जब बात करते हैं अपने बच्चों की, अभी पिछले दिनों, बल्कि कल परसों की बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक तकरीब से ख़ताब कर रहे थे और हेपेटाइटिस सी के बारे में बात कर रहे थे। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक के अंदर है जिसमें हेपेटाइटिस सी जो है सबसे ज़्यादा है, 8.8 मिलियन केसेस। हमने हेडलाइन बनाई है यहाँ पर, पोलियो की जंग हम हार चुके हैं। हम इस कौम को लूली लंगड़ी बना रहे हैं क्योंकि हम पोलियो पे काबू नहीं पा सके। ना जाने, अब तो मेरा आई हैव लॉस्ट द काउंट कि लास्ट जब मैंने काउंट किया था तो 74 केसेस थे, अब तो कई ज़्यादा उससे हो चुके होंगे। मैं छोड़ दिया, मैंने, डिप्रेशन हो जाता है पढ़ के। अभी भी कल परसों अखबार में पढ़ी थी कि 18 डिस्ट्रिक्ट्स में जो सैंपल लिए थे 18 के 18 पॉजिटिव निकले हैं। इसी तरीके से आप ये देखिए कि रमज़ान का महीना है और ईद आने वाली है। हम चीनी की कीमतों पे भी काबू नहीं पा सके। 200 रुपये किलो तक चीनी जा चुकी है। ये खाने पीने की अशिया हैं जो डेली ज़रूरियात में शामिल होती हैं, उसके ऊपर भी महंगाई पे हम काबू नहीं पा सके। तो कहाँ से महंगाई कम हो रही है जी? कहाँ से महंगाई कम हो रही है? इस मुल्क के अंदर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तबाह हो चुकी है, किसान मर चुका है। पिछले साल 3 कमेटियाँ कायम की वज़ीर आज़म साहब ने वीट स्कैंडल के ऊपर 2024 में। आज तक हमें नहीं पता कि उन कमेटियों का नतीजा क्या निकला, कौन ज़िम्मेदार था, किसको सज़ा हुई, इस कौम को नुकसान पहुंचा, इस कौम को चूना लगा, किसान बेचारा मर गया, लेकिन कोई दाद रसाई किसी की नहीं हुई है। इसी तरीके से पानी के ऊपर झगड़ा पड़ा हुआ है, कैनाल बनाए जा रहे हैं जबकि सिंध जो है वो सरापा एहतजाज है कि पानी है नहीं। आपकी मेट ऑफिस की रिपोर्ट कह रही है कि शर्मिला, लेकिन वो मसला तो सॉर्ट आउट हो गया था ना। बिलावल साहब की मुलाकात भी हुई थी शहबाज शरीफ साहब से, तो कैनाल्स के ऊपर तो मसला सॉर्ट आउट हो गया कि देयर आर नो मोर कैनाल्स एनीमोर, राइट? कि ना, हम तो गुजारिश कर सकते हैं, हम तो ये एहतजाज कर सकते हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाएं, वहाँ पर इस पे डिस्कस किया जाए। अब तो हम एहतजाज कर रहे हैं, कल हमारा एहतजाज है पूरे सिंध के अंदर कि कैनाल का ये मंसूबा जो है इसको बंद किया जाए, क्योंकि यूनिलैटरली जब आप कोई फ़ैसले करते हैं सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, तो फिर आप वफाक को कमज़ोर कर रहे हैं, सूबे और वफाक में लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें कोई हालात तो बेहतर नहीं है। अच्छा, सिक्योरिटी के बारे में मैं क्या कहूँ बीनिश, आपसे क्या कहूँ? जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन के सानहे के बाद क्या मैं सिक्योरिटी के हालात के ऊपर मैं बात करूँ? क्या हालात हैं इस मुल्क के अंदर? 2024 के अंदर अगर आप स्टेटिस्टिक्स उठा के देखें तो 905 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, हाईएस्ट नंबर इन द लास्ट 10 ईयर्स।
اور اس میں ہمارے نہ صرف سویلینز شہید ہوئے ہیں، ہمارے فوجی جوان بھی شہید ہوئے ہیں. سو خیبر پختونخوا بلوچستان کے تو یہ حالات ہیں کہ آپ وہاں پر شاید اب بلوچستان میں داخل نہیں ہو پا رہے. ہم تو خیر 2 دن اس حوالے سے رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں شرمیلا کہ پاکستان از گوئنگ ٹو بیکم اے ہارڈ اسٹیٹ اور سخت فیصلے ہوں گے. دیکھیے اب بینش، ہارڈ اسٹیٹ اور نو ہارڈ اسٹیٹ، سخت یا نرم، جو بھی فیصلہ کرنا ہے ایک فیصلہ کن ایک فیصلہ کریں اور اس ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کریں. دیکھیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کس نے لا کے اس ملک کے اندر دہشت گردوں کو دوبارہ سے ان کے گھر بسائے، کس کے دور میں بنو جیل بریک ہوا، کس کے دور کے اندر ڈی آئی خان جیل بریک ہوا اور یہ کہا گیا کہ نہیں جی آپ نے تو ان کو گھر بھی دینا ہے، اور چھوڑے گئے یہ ہارڈن کرمنلز چھوڑے گئے جو اب جا کے بس گئے اور اپنا سر اٹھا رہے ہیں. تو اگر آپ اس ملک کے اندر ایک عام آدمی کی جان و مال کا تحفظ نہیں کر پا رہے تو کہ کیسا ملک ہے. ہم 23 مارچ ہم نے منایا، ہم نے وہ قربانیاں بھی دیکھیں اور سنی جو ہمارے بڑے بزرگوں نے دی ہیں، جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان آئے. میرے دادا آئے ہر چیز چھوڑ کے پٹیالہ سے. میری دادا کی بہن کا انتقال ہو گیا تھا، وہ مسجد میں چھوڑ کے ان کی لاش آئے کیونکہ ان کو پاکستان آنا تھا، اور ہر چیز چھوڑ دی، اپنا پیسہ، اپنی جائیداد سب کچھ چھوڑ کے یہاں پر آئے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ یہ کس قسم کی یہ ایک اسٹیٹ بن چکا ہے جہاں پر آپ کی جان و مال کو تحفظ نہیں ہے. یہ سوچنے اور دیکھنے کی بات ہے. ایبسلیوٹلی. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. کھیلدہ صاحب، آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں نے دونوں پولیٹیکل پوائنٹس نوٹ کر لیے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو نون لیگ کا پوائنٹ آف ویو جانیں گے. ویل بی بیک. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹل ویری مچ ان کانورسیشن ود کھیلدہ کوہستانی صاحب، شرمیلا فاروقی صاحبہ اینڈ سینیٹر فلک ناز صاحبہ. کھیلدہ صاحب، آپ نے اس وقت ٹیسٹ کر لیا ہے کہ ان واٹ واٹرز یو آر، وہ جیسے کہتے ہیں نا، کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو چلیں آپ کا 36 کا آنکڑا ہے ہی ہے، ہمیشہ سے ہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی بھی آپ کی کارکردگی سے کچھ خوش نہیں ہے. نہ وہ آپ کی جو نمبرز کو مان رہی ہے، نہ وہ آپ کی مہنگائی کی شرح میں کمی کو مان رہی ہے. سو یہاں پر تو آپ کو دونوں محاذوں پہ لڑنا ہے. اور اگین میں آپ کے سامنے وہ سچویشن دوبارہ رکھوں گی کہ عید کے بعد کا جو منظر نامہ ہے، اگر یہ صورتحال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی آپ کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے، تو عید کے بعد جو تمام اپوزیشن مل کر کے آپ کے خلاف ایک ہلہ بولنے والے ہیں، یہ آپ کو بہت تکلیف دہ ہوگا. بینش، پہلی بات تو میں نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہے. کبھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا ہے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں، آپ ان کے ہر تقریر نکالیں، ان 1 سال کی اور اس سے پہلے 16 ماہ کی، 2 دفعہ وہ وزیر اعظم بنے. ان کو فکر یہی ہوتی ہے کہ پاکستان میں 50% لوگ جو ہیں 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں. اور وہ کون کرے گا؟ وہ کیا مسیحا کسی کا انتظار ہے؟ یہی صورتحال جو میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان جب 22 اپریل 2022 میں جو صورتحال تھی، وہ جو تباہی کا منظر تھا، جب آئی ایم ایف ناراض ہو کے چلا گیا تھا، ہر طرف سے ڈیفالٹ کی آواز آ رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا سری لنکا بن جائے گا، یہ مارکیٹیں سے آواز آ رہی تھی ڈالر 500 کا نہیں ملے گا، تب سب کو اندھیرا نظر آ رہا تھا. ایک اگر شخص تھا، وہ تھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، جس نے چیلنج یہ قبول کیا اور اس نے کر کے دکھایا ہے. اور صرف اکیلے نہیں کیا، اس وقت پیپلز پارٹی کی قیادت، جے یو اے ایف کی قیادت، بلاول بھٹو صاحب، آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مینگل صاحب، کون سی ایک جماعت کو نکال کے تمام سیاسی قائدین بیٹھے، سر جوڑ کے بیٹھے اور کامیابی حاصل کی. تو یہ جو جب یہ بھی حکومت ہم نے لی، ہاں ہمیں پتہ ہے پیپلز پارٹی کا اپنا منشور ہے، ہمارا اپنا منشور ہے، ان کو عوام میں جانا ہے، ہمیں بھی عوام میں جانا ہے. مگر آج بھی اگر یہ جو ہماری حکومت ہے، یہ جو ان سے تمام یہ پی ٹی آئی کے علاوہ تمام جماعتوں کے قائدین کی بالکل ہمارے ساتھ سپورٹ ہے، کیونکہ ایجنڈا ایک ہی ہے سب کا. جو سیاسی قیادت جو پاکستان کی مخلص ہے، جو وطن کی درد ہے جن کو، وہ سب چاہتے ہیں کہ ان بحران سے ان عوام کو ریلیف دیا جائے، پاکستان کو استحکام.
वेरी ऑनेस्टली मैं आपको एक रियलिटी चेक दे लूँ, मुझे नहीं पता आपने सही से सुना है पीपल्स पार्टी को कि नहीं सुना है। शर्मिला साहिबा की किसी भी बात से ये लगा नहीं है कि वो आपके साथ ऑन बोर्ड है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है मौलाना साहब भी, सर अलाउ मी टू से दैट, मौलाना साहब भी आपकी हुकूमत हो, सिंध की हुकूमत हो, पीटीआई की हुकूमत हो, केपीके के अंदर, वो किसी हुकूमत को नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे मैं तो भाई अकेला ही निकलूंगा, ये हुकूमत ही सही नहीं है, ये जाली हुकूमतें हैं सारी। जी सर। बीनश, ये जमहूरियत है, इसमें हर जमात को, हर लीडर को अपने नुक्ता नज़र या तहफ़्फ़ुज़ात करने का पूरा हक है। मैं पीपल्स पार्टी की क़यादत की बात कर रहा हूँ। शर्मिला साहबा को मैं ये बता, कल आप सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की तकरीर देख लें। सदर ममलकत आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब जब सानिया जाफर एक्सप्रेस हुए, वो इस्लामाबाद में नहीं बैठे हुए थे, वो गए अपना कोयटिया में। तो ये जो दहशतगर्दी का चैलेंज है या जो सारे मसाइल है किसी चारों सूबों में, और मज़ेदार बात देखें, PMLN की पंजाब में हुकूमत है, बलूचिस्तान में हमारी इनसे मुश्तरका पीपल्स पार्टी से हुकूमत है, सिंध में इनकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो सूबाई हुकूमतों की भी जिम्मेवारी है महंगाई को कम करने में, गुड गवर्नेंस करने में। तो सबको अपनी जिम्मेवारी, ये मुश्तरका हुकूमत है। मैं तो समझता हूँ ये कौमी तर्ज की हुकूमत है जो एक दूसरे के सपोर्ट के साथ सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा वो है कि पाकिस्तान को उसी शक्ल में जिसका ख्वाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने देखा था, इन तमाम चैलेंजेस, दहशतगर्दी हो या जो डिजिटल दहशतगर्दी हो या जो मईशत के लिए जो हमारे मसाइल थे उनको हल करने में हम कामयाब। हम तो ये कह रहे हैं हमने एक साल में डिलीवर किया है और मजीद करने की ज़रूरत है, बेहतरी की ज़रूरत है। हमने ये कभी दावा नहीं किया कि पाकिस्तान का तमाम 25 करोड़ अवाम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तमाम के मसाइल हल, हमने तो ये कभी नहीं कहा। मगर ये कौन करेगा, ये किसी का इंतज़ार तो नहीं है। ये मसीहा मौजूद है जो दिन में इस वक्त भी वज़ीर आज़म 20 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे से भी वो आराम नहीं करते। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाना है। तो शर्मिला साहब एक पॉलिटिकल वर्कर है, अपने पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, इनकी एक जमात है, इनको हक है कि हमारी पॉलिसीज पे, पीटीआई तो ना ये काम भी नहीं कर रही जो पीटीआई को करना है। जो आप कह रही हैं कि पीटीआई तो अपोजिशन भी नहीं कर रही है। उनको सिवाय एक शख्स के एनआरओ के उस एक इंतशार के अलावा उनके पास तो कोई पॉलिसी नहीं है कौम को। ना 4.25 साल में जब इक्तदार में थे ना उन्होंने कोई अपने वादे पूरे किए, और ना 11 साल से केपीके में है। कल भी आज जो वजीर इत्तलात तारड़ साहब ने जो वाइट पेपर जारी किया, इनके पास जवाब देने के लिए नहीं है। तो 11 साल में वो तो कुछ कर नहीं सके। मगर हम उनको भी, हम समझते हैं केपीके भी पाकिस्तान है, उनके भी मसाइल अवाम के हल होने चाहिए। वहाँ पे जो अमन अमान का मसला है वो हम सब मिलके, हालांकि सूबे की जिम्मेवारी, हम उनके साथ खड़े हैं। हमें मिलकर इस दहशतगर्दी से भी निपटना है, इस मसाइल से भी निपटना है, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हम तो इस अज़म का खेलदा साहब बड़ी अच्छी अप्रोच है प्रो पाकिस्तान के, आप खैबर पख्तूनख्वा का भी ख्याल कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं आपको जवाब ले देती हूँ। सेनेटर फलक नाज़ साहब ये देख लें, वो तो खेलदा साहब ने तो बड़ी एक प्रोग्रेसिव सी बात की है कि भाई हम केपीके में भी आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आपको बताऊँ जो JIT है ना सोशल मीडिया के हवाले से, फलक नाज़ साहिबा, उसके बड़े होशरुबा इंकशाफात आए हैं। एंड आई एम श्योर कि आपको उनके बारे में पता होगा। जो JIT की फाइंडिंग्स आई हैं वो तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर आपकी जमात जो है बतौर एक जमात मुनज़्ज़म तरीके से, इंडिविजुअल्स नहीं, वॉलंटियर्स नहीं, बाकायदा तौर पर एक जो जमात है वो रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। एंड नॉट टू फॉरगेट जो अलीमा खान साहिबा, उनका जो बयान है कि जो भी अकाउंट्स सोशल मीडिया के आपके बानी का हो या ऑफिशियल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स हो, वो आपके बानी की मर्जी के हिसाब से चलते हैं। देखिए जी, जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, ये सबको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक तवन्ना आवाज़ है सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ठीक है। जब हमसे हमारे निशान छीन लिए गए थे, हमारे लीडर इमरान खान को जेल में डाला था, उनके पास पहुँचने की कोई रिसाई नहीं थी आवाम की, तो यही सोशल मीडिया ही थे, इसने रोल अदा किया। हम लोग ने इलेक्शन मुहिम भी सोशल मीडिया की वसातत से चलाए। खान साहब आज शोहरत के बुलंदियों पे सोशल मीडिया की वजह से है। और जहाँ तक इसको जो गलत तरीके से इस्तेमाल करने की बात है, मैं दावत से कह सकती हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक मुहिबुल वतन पार्टी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सोशल मीडिया में सबसे तवन्ना आवाज़ भी है।
تو آپ دیکھ لیں جا کے، آپ میرے سوشل میڈیا کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں ایک سٹنگ سینیٹر ہوں. آپ پیچھے جا کے دیکھیں 2021 سے 2018 سے میں ایکٹیو ہوں. آپ وہاں جا کے دیکھیں، آپ کو کوئی ایسی چیز ملیں گے کہ میرے سوشل میڈیا میں. اسی طرح دوسرے ہمارے پارٹی کے ورکرز ہیں، ہمارے لیڈرشپ ہے، ان کے بھی اکاؤنٹس آپ چیک کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا تو صرف میں نے سینیٹر صاحبہ آپ کا اکاؤنٹ تو چیک نہیں کیا ہے، لیکن آپ کے بہت سے ایسے پارٹی کے رہنما ہیں، بلکہ اور سب سے بڑی بات یہ رہنماؤں کو بھی چھوڑیں. اگر ایک قدم آگے جا کر کے میں پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل بلو ٹک ویریفائڈ اکاؤنٹ کی بات کروں نا ایکس ٹویٹر کے اوپر، تو اس کے اوپر جو پورا کا پورا جو اسکرپٹ آتا ہے، جو پورا کا پورا کانٹینٹ ہے میڈم، اگر وہ ریاست مخالف نہیں ہے تو کیا ہے؟ نہیں جی، نہیں جی، میں اس بات کی میں مذمت کرتی ہوں. دیکھیں جی، سب سے زیادہ جو ہے سوشل میڈیا میں اگر ایکٹیو ہے تو سی ایم پنجاب جس طریقے سے وہ یوز کرتی ہے سوشل میڈیا کو، وہ تو سب کو پتہ ہے. اور ان سی ایم پنجاب ہو گئے، ان کے منسٹر ہو گئے، ان کے پرائم منسٹر جو ہے وی پی این کے ذریعے وہ سوشل جو میڈیا کو یوز کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے سینیٹر صاحب، آپ شاید سوال نہیں سمجھ رہے ہیں یا انفارمیشن نہیں وہ سمجھنا چاہتی. پرابلم ہے کہ جو سوشل میڈیا ریاست مخالف پروپیگنڈے میں انوالو ہو. خلاف دیکھیں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. ادارے ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے، اور نہ ہم نے اداروں کے خلاف کوئی ایسی بات کی ہے. اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش نہ کریں. یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا جو ہے سب سے اسٹرانگ ہے، اور یہ لوگ جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے انتخابی مہم بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے چلائے کہ ہم نے خان صاحب جو جیل میں ہے اس تک ہمیں رسائی نہیں ہے، اور عوام تک خان صاحب کی آواز ہم سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچاتے ہیں. لیکن جہاں تک یہ بات جو آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا ہے، میں اس کی مذمت کرتی ہوں. میں اس کی نفی میں جواب دوں گی، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں ہے. اگر آپ چیک کریں، ان کے اکاؤنٹ چیک کریں، نون لیگ کے اکاؤنٹ چیک کریں. یہ سوشل میڈیا صرف پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں چلا رہے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہے، اس حکومت کی وجہ سے تنگ ہے، دہشت گردی سے تنگ ہے. تو وہ اپنی جو اگر جس طریقے سے اپنے جو رائے کا اظہار کرتے ہیں، اس میں پی ٹی آئی کا کوئی قصور نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے اس میں حدود میں رہ کے اپنے خان عمران خان کو اگر پروموٹ کرتے، اپنی پارٹی کو پروموٹ کرتے. اس کو آپ لوگ غلط رنگ تو نہ دے دیں بینش صاحبہ. ٹھیک ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ، اب غلط رنگ نہیں دینا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی پروپیگنڈا اور ملیشیس کیمپین چل رہی ہے اگینسٹ دا کنٹری، اگینسٹ دا ریاست، وہ لوگ خود ہی چلا رہے ہیں، اس میں پی ٹی آئی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ آفیشلی سینیٹر فرلک ناز صاحبہ بتا رہی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگ کی جے آئی ٹی ہمیں کیا بتا رہی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ جے آئی ٹی کے اتنے بڑے جو ہوشربا انکشافات ہوئے ہیں ان کی فائنڈنگز کچھ اور ہیں. دیکھیے بینش، اب آپ چور سے یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ یہ کہے گا کہ ہاں جی میں نے چوری کری ہے اور میں کرتا رہوں گا. آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ جھوٹا جو ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. سو آل سیڈ اینڈ ڈن، دیکھیے بہت سارے ایسے انسٹنسز ہیں، شواہد ہیں، ایویڈنسز ہیں جہاں پر باقاعدہ ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے چیزیں ہوئی، بلکہ عمران خان کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے فوج کے خلاف ٹویٹس ہوئی ہیں. تو یہ کہنا کہ جی ہمارا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ تو وہی بات ہے کہ جی آپ کہیں کہ جی پاکستان کے اندر اس وقت رات ہو رہی ہے لیکن ابھی سورج نکلا ہوا ہے. انفارچونیٹلی اگر لوگ غلطی بھی کر لیتے ہیں اور اگر اس کا اعتراف کر لیں اور معافی مانگ لیں اور آگے چلیں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن جو ہٹ دھرمی ہوتی ہے نا، اور جو ضد ہوتی ہے، اسٹبرنس ہوتی ہے، دیٹ لیڈز یو نو ویئر، اور اس سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس وقت جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، جس طریقے سے انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ اوائڈ کری اور اس کا بائیکاٹ کیا، یہ ایک محب وطن نہیں کر سکتا. میرے اپنے ذاتی جو بھی اختلافات ہوں، میری اپنی ذاتی جو بھی آراء ہو، میری اپنی ذاتی جو بھی خواہشات ہو، وہ پاکستان سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی ہیں، وہ وطن عظیم سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر آپ اپنی ذاتی انا اور ذاتی خواہشات کو فوقیت دیں گے پاکستان کی بقا اور پاکستان کی سالمیت پہ، تو پھر میں محب وطن نہیں ہوں. یہ بڑی طے شدہ بات ہے. تو ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ سیاست کیا اپنے اقتدار کی خاطر کرنے آئے ہیں، اپنی انا کی خاطر کرنے آئے ہیں، دیٹ سیلفش، یا آپ سیاست کرنے آئے ہیں قوم کی خدمت کے لیے، جو کہ ہمیں اس وقت تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کا قوم کی خدمت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ لوگ بہت کر رہے ہیں.
अच्छा शर्मिला साहब, ईद के बाद का मंजरनामा आपको क्या लग रहा है, कंसिडरिंग दैट ये जो क्वेश्चन है ना, ये पर्टिनेंट टू यू है वेरी स्पेसिफिकली, इसलिए क्योंकि मौलाना साहब अगर वफाकी हुकूमत को नहीं मान रहे हैं, PTI की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को नहीं मान रहे हैं, तो आपकी सिंध में हुकूमत को भी नहीं मान रहे हैं। और मेरे लिए हैरान कुन बात यह है कि सदर मुमलिकत हों आसिफ अली जरदारी, और आसिफ अली जरदारी साहब मौलाना साहब को मनाना चाहें और मना ना सकें या हैंडल ना कर सकें। व्हाट्स हैपनिंग? क्यों नहीं कर पा रहे आप उनको हैंडल, मना क्यों नहीं पा रहे? देखिए, आसिफ अली ज़रदारी साहब मफ़ाहमत के बादशाह हैं, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आसिफ अली ज़रदारी साहब एक बाहमी जिसे कहते हैं ना कि ज़हानत के साथ और मशावरत के साथ और एक बुर्दबारी के साथ वो हल ना कर पाएँ। सदर मुमलिकत ने अपने पार्लियामेंट से ख़िताब में कुछ चीज़ों की तरफ निशानदही कराई जिसके ऊपर हुकूमत को संजीदगी से सोचना और अमल करना चाहिए। उनमें सबसे पहले तो चीज़ ये थी, उन्होंने कहा कि आम आदमी को रिलीफ नहीं पहुंच रहा, स्टॉक एक्सचेंज, इंटरेस्ट रेट का नीचे होना, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आम आदमी को उसके जो समरात हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि आपने सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर संजीदगी से काम करना है, और हमने देख लिया कि उसके 1 या 2 दिन बाद ही जाफ़र एक्सप्रेस का ये भयानक एक सानिया हुआ। तीसरी चीज़ उन्होंने जो इम्पोर्टेंट कही वो ये कही कि वफाक यूनिलैटरल फ़ैसले नहीं कर सकता, और बहैसियत सदर मुमलिकत वो किसी किस्म के कोई यूनिलैटरल फ़ैसले को जो सूबों और वफाक के दरमियान तनाव का बायस बने उसको वो सपोर्ट नहीं करेंगे। ये 3 इंतहाई अहम चीज़ें थीं। हुकूमत को देखना चाहिए। आई एम श्योर कि प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, और वो हैं मेहनती, ही इज़ हार्ड वर्किंग मैन। हमने पंजाब में भी देखा। ऑफ कोर्स चैलेंजेस बहुत हैं, कंस्ट्रेंट्स बहुत हैं, हम मकरूज़ हैं, IMF की बहुत सारी शराइत हमने माननी है, हम अगर कुछ चीज़ें करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अभी इतनी बड़ी काबीना बनाने की ज़रूरत थी नहीं। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं ऑप्टिक्स के लिए भी, कि आप ये 20 वज़ीरों के साथ भी काम चला सकते थे, लेकिन आपने 50 वज़ीर रख लिए। इसी तरीके से देखिए, आपने ये जो कनाल बनाने का फ़ैसला किया, और अब 13 महीने होने वाले हैं कि आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग नहीं बुला रहे। व्हाट स्टॉप्स यू? हिम्मत करें ना, वज़ीर आज़म तो हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको आइन और कानून की पासदारी करते हुए चलनी पड़ी, क्योंकि ये जो आज हम जो फैसले कर रहे हैं ना, ये हमारे आइंदा आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत अहम आई हैव होंगे। टू रैप अप शर्मिला, बस एक जुमले में, जो तनख्वाहें बढ़ी हैं उसके ऊपर मुबारकबाद तो बनती है, क्योंकि सिंस वी हैव वन ऑफ द वज़ीर्स विद अस, सो आई थिंक सो कि हमें एक अच्छे नोट के ऊपर शो को ख़त्म करना चाहिए। क्या समझती हैं आप? देखिए, जहाँ तक तनख्वाहों का मामला है, देखिए ऑप्टिक्स के लिए अगेन इट्स नॉट गुड, लेकिन बात ये है कि इन बेचारों की तनख्वाहें थी क्या, मतलब 1,60,000 जो है वो मेरा ख्याल है कि जो नेशनल असम्बली में जो हमारे लिफ्ट मैन है उसकी तनख्वाह है, तो अब ये तनख्वाहें शायद फेडरल सेक्रेटरी के बराबर हो गई हैं। तो ये इतना बड़ा कोई अरबों रुपए का बोझ नहीं पड़ने वाला मईशत के ऊपर। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि यूटिलिटी स्टोर्स को आपने बंद कर दिया, हज़ारों की तादाद में वो उनके जो मुलाजमीन थे वो बेरोज़गार हो गए, स्टील मिल के मुलाजमीन बेरोज़गार हो गए। आप इनके लिए कोई अल्टरनेटिव मौके तो दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। आई हैव टू रैप अप। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का ज्वाइन कर। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।